ये बात करीब आज से 22 साल पुरानी है, जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। सब घर वाले बहुत खुश थे, तो कहीं ना कहीं मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा, ये सोचकर सब उदास भी थे। तय वक्त पर मैं घर से नौकरी ज्वाइन करने निकल पड़ा था। माँ ने रास्ते के लिए नाश्ता भी बना दिया था। मेरी पोस्टिंग राजस्थान के पास एक छोटे से गांव में हेडमास्टर के बतौर हुई थी। वहां तक पहुंचने के लिए सही वक्त पर ट्रेन मिल गई थी। मैंने अपना सामान अपनी सीट पर रखा और आराम से बैठ गया। इस डब्बे में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट खाली ही थी। मैं अपनी सोचों में गुम था। ट्रेन 5 घंटे लेट थी। जो सफ़र मुझे दिन में करना था, अब वही रात में करना पड़ेगा। पता नहीं इतनी रात में मैं वहाँ पहुँचूँगा कैसे। हालांकि मेरे रहने का इंतज़ाम वहाँ पहले से ही हो चुका था। अभी मैं सोच ही रहा था कि गाड़ी कुछ धीमी हो गई। शायद कोई स्टेशन आया था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। ये शायद कोई बहुत छोटा सा स्टेशन था। वहाँ काफ़ी सन्नाटा सा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं दरवाजे के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। ट्रेन अब थोड़ा तेज़ हो गई थी। जब मुझे कोई तेज़ी भागता हुआ डब्बे की तरफ आता हुआ दिखा, मैंने भी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। वो मेरा हाथ थामकर अंदर आ गया। शुक्रिया बाबूजी, आजकल के ज़माने में कौन मदद करे है। आपने मेरा हाथ थाम लिया, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जानी थी। वो कोई 30-32 साल का आदमी था। उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। सिर पर पगड़ी थी। उसने अपना नाम दिलावर बताया था। हम दोनों अंदर आकर बैठ गए। खाने का वक्त हो चुका था। मैंने देखा उसके साथ कोई सामान नहीं था। मेरे देखने पर वो समझ गया और कहने लगा कि ट्रेन पकड़ने की जल्दी में उसका सारा सामान स्टेशन पर ही रह गया। मैंने उसे अपने साथ खाने को पूछा, पर वो मना करने लगा। बोला, शाम में ज़्यादा खा लिया था, अभी उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैंने अपना खाना ख़त्म किया, फिर हाथ धोकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। वो भी अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। राजस्थान में किस जगह जाना है तुम्हें? सोमपुर। उसने उसी जगह का नाम बताया जहाँ मुझे जाना था। वहाँ तो मुझे भी जाना है। चलो अच्छा है, वहाँ तक तुम्हारा साथ रहेगा। मैं तो वैसे भी वहाँ पहली बार ही जा रहा हूँ। अच्छा, आप वहाँ क्यों जा रहे हो? उसने पूछा। मेरी नौकरी लगी है वहाँ के सरकारी स्कूल में। तुम यहाँ क्यों आए थे? मैंने भी उससे सवाल किया। रोजी रोटी की तलाश इंसान को कहीं भी खींच के ले जावे है। बाबू, मैं भी यहाँ काम की तलाश में ही आया था। क्या काम करते हो? यहाँ एक होटल में खाना बनाया करता था। था मतलब? अब नहीं करते? मैंने उससे पूछा। नहीं मालिक, छोटी सी बात पर मुझे काम से निकाल दिया, उसने उदासी भरे स्वर में कहा। अरे ये तो बहुत अच्छा है। खाना बनाने वाले की ज़रूरत तो मुझे भी होगी। तुम ऐसा करो, वही आकर मुझसे मिल लेना। तुम्हें ठीक लगे तो मेरे लिए रसोई बना दिया करना। ठीक है बाबूजी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में थोड़ी खुशी सी झलकी। हमने थोड़ी देर और बातें की, फिर मैं सो गया था। वो भी अपनी सीट पर लेटा था। रात के करीब 2-2:30 बजे होंगे जब उसने मुझे झिंझोड़ कर उठाया था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? मैं सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो अभी भी मुझ पर झुका हुआ था। स्टेशन आ गया है, अपना सामान समेट लो बाबू। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और हम दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए। सर्दी का मौसम था। स्टेशन पर दूर दूर तक सन्नाटा ही था। यहाँ से किसी सवारी का इंतज़ाम करके हमें आगे गाँव तक जाना होगा, उसने कहा। लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर हम जाएंगे कैसे? मैं परेशानी से सीटी बजाई। स्टेशन के बाहर भी दूर तक सड़क वीरान थी। आप यहीं रुको, मैं देखता हूँ, शायद कोई इंतज़ाम हो जाए। वो मुझे वही छोड़कर खुद एक तरफ को चला गया था। सर्दी का मौसम, रात का अंधेरा, दूर से आती जानवरों की आवाज़, सब मिलकर माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। अकेले खड़ा मैं उस वक्त खुद को कोस रहा था कि जब ट्रेन लेट हो गई थी तो मुझे वापस चले जाना चाहिए था। इतने में मुझे वो सामने से आता हुआ नज़र आया। उसके पीछे एक तांगे वाला भी था। आ जाओ बाबू, उसने मेरा सामान उठाकर तांगे पर रख दिया।
फिर वो और मैं भी तांगे में बैठ गए। तय ये हुआ था कि इस वक्त हमें किसी ऐसी जगह ले जाएगा जहां हम रात गुजार सकें, और फिर सुबह वहां से हम सोनपुर को निकल जाएंगे। तांगे वाले ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा था जिससे कि वह पूरा ढका हुआ था, बस उसकी आंखें ही नज़र आ रही थी। काफ़ी देर से वो तांगा चला रहा था, पर अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे थे जहाँ हमें जाना था। और कितनी देर लगेगी? मैंने उस तांगे वाले से पूछा। बस 5 मिनट भैया और लगेंगे, उसने जवाब दिया। कोहरे में आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और 5 मिनट बाद हम एक बहुत पुराने से घर के सामने थे। घर के आसपास चारों तरफ कोहरा फैला था। उसे देखकर ही अजीब मनुष्यत सी महसूस हो रही थी। मैंने दिलावर के पास जाकर कहा, ये कैसी जगह ले आया है? ये तो मुझे बहुत अजीब सी लग रही है। जगह तो ये मुझे भी बहुत डरावनी सी लग रही है। वो शायद मुझसे भी ज़्यादा घबराया हुआ था। अब क्या करें? हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हमने अपना सामान उतारा और तांगे वाले को पैसे देकर अंदर की ओर चल दिए। उस वक्त हमें नहीं पता था कि अंदर जाकर हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे। तांगे वाला उन्हें छोड़कर जा चुका था। दिलावर के पास तो कोई सामान नहीं था। मैंने अपना सामान उठाया तो एक बैग उसने भी अपने कंधे पर डाल लिया। हम दोनों ने लकड़ी का वो भारी सा दरवाज़ा उसी में पड़ी पीतल की सांकल से बजाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया और ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तांगे वाला हमें किसी गलत जगह पर छोड़ गया हो? मैंने दिलावर की तरफ देखकर पूछा। नहीं, वो बता रहा था कि इस घर के मालिक बहुत अच्छे हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। हो सकता है कि हम बेकार ही घबरा रहे हैं। चलो देखते हैं। मैंने फिर से एक बार ज़ोर से सांकल बजाई। ठंड और थकान से इस वक्त हालत ख़राब हो गई थी, और इस बार दरवाज़ा खुल गया था। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने ढीला सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था। हाथ में उसके एक लाठी थी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? बाबा, हम लोग पास के ही गांव जा रहे थे। समय ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। आज की रात हमें आपके यहाँ ठहरने की जगह चाहिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने तरीके से उनसे रिक्वेस्ट की। बूढ़े ने मुझे कुछ देर गौर से देखा, फिर अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। मैं और दिलावर दोनों ने एक ठंडी सांस ली। चलो, कम से कम रात को ठहरने का कोई ठिकाना तो मिला, वरना इतनी रात को हम यहाँ से इतनी दूर सोनपुर तक कैसे जाते, वो भी इतनी ठंड में। घर अंदर से भी काफ़ी बड़ा और खस्ता हालत में था। वहाँ रखा फर्नीचर काफ़ी पुराना था। वहाँ बल्ब जल रहे थे, पर उनकी रोशनी बहुत कम थी। उसमें एक दूसरे के चेहरे भी मुश्किल से ही नज़र आ रहे थे। नीचे की फ्लोर पर कुल 4 कमरे थे, जिसमें किचन भी शामिल था। दीवारों पर पेंटिंग्स लगी थी जो पुरानी होकर धुंधली हो चुकी थी। बूढ़े ने उन्हें एक कमरा दे दिया था। कमरा काफ़ी बड़ा था, लेकिन उस कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। साइड में बस एक आलमारी थी या लकड़ी का एक पलंग। वो दोनों वहीं पर लेट गए थे। बूढ़ा बाहर चला गया था। कुछ देर बाद उसकी वापसी खाने की एक ट्रे के साथ हुई। मैंने सोचा इतनी दूर से आए हो, भूखे होंगे, इसलिए खाना ले आया। बाबा, आपने क्यों तकलीफ़ की? आपने हमें ठहरने की जगह दी, वही बहुत है, दिलावर ने उस बूढ़े से कहा। कोई बात नहीं, वो बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी थी। आप यहाँ अकेले रहते हैं? मतलब आपकी फैमिली में कोई और नहीं है क्या? मैंने बात बढ़ाने को पूछा। तभी अचानक लाइट चली गई। हम खाना खा चुके थे। बूढ़े ने साइड दराज से निकालकर मोमबत्ती जलाई। यहाँ तो अक्सर ऐसे ही लाइट तमाशा करती है, आ जाएगी थोड़ी देर में, और बर्तन उठाकर बड़बड़ाता हुआ चला गया। यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। ये जगह और ये बूढ़ा, सब कुछ बहुत ही डरावना लग रहा है। ऐसे जंगल के बीच बना घर कौन बूढ़ा अकेला रह लेगा? दिलावर सच में बहुत डरा हुआ था। शायद तुम ठीक कह रहे हो दिलावर, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? रात तो हमको यहीं गुजारनी पड़ेगी।
इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम दोनों थके हुए थे। जल्दी ही हमें नींद भी आ गई थी। अभी मुझे सोए कुछ देरी हुई होगी जब मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मेरी आँख खुल गई। कमरा बिल्कुल खाली था। दिलावर का भी इस वक्त कुछ पता नहीं था। मुझे लगा वो शायद टॉयलेट गया होगा। आवाज़ अब भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिसकियों से रोता है। मैंने अंदाज़ा लगाया तो आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी। मैं धीरे से अलमारी के पास गया और उसके दोनों पट खोल दिए। अंदर 6-7 साल की एक बच्ची घुटनों में सिर दिए रो रही थी। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? देखो, रो मत, मुझे बताओ क्या बात है। मैंने उसे चुप करवाने के लिए कहा। वो और भी ज़ोर से रोने लगी। मैं नीचे घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और उसे बाहर आने को कहा। वो बाहर आ गई। अब बताओ, तुम यहाँ कैसे आई थी और रो क्यों रही थी बेटा? लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो बस बाहर की तरफ भाग गई। मैं भी उसके पीछे गया, पर वो जिस कमरे में गई थी अब वो कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने हर तरफ उसे ढूंढा, पर वो नहीं मिली। मुझसे नज़र बचाकर शायद वो कहीं छुप गई थी। मैं वापस कमरे में आने वाला था जब मुझे किचन से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा वो बूढ़ा होगा तो मैं उससे उस लड़की के बारे में पूछ लूँगा। सिंक में नल खुला हुआ था और वहाँ वही बर्तन पड़े थे जिनमें हमने खाना खाया था, और वो बर्तन एक करके खुद सिंक के अंदर जा रहे थे और फिर खुद ही धुलकर अपनी जगह पर रखे जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कोई पूरी तल्लीनता से बर्तन साफ कर रहा था। घबराहट में मैं किचन से वापस मुड़ा तो पीछे किसी से टकरा गया। मेरी चीख निकल गई। वो कोई 25 साल की एक युवती थी। उसने साड़ी पहन रखी थी। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो गुस्से से चिल्लाई। देखिए, मैं और मेरा दोस्त हम यहाँ रात गुजारने के लिए रुके हैं। आपके बाबा ने हमें खुद यहाँ ठहराया है। मुझे इस वक्त दिलावर पर सख्त गुस्सा आ रहा था, जो पता नहीं कहाँ गायब था। मेरे बाबा ने उनसे हैरानी से अपने ऊपर उंगली रखी। जी हाँ, मैंने भी अपनी बात पर जोर दिया। उन्होंने ही हमें यहाँ रुकने दिया और हमारे लिए खाना भी लेकर आए। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया है। मैं उसी को ढूंढ रहा था। आओ मेरे साथ। वो मुझे लेकर एक कमरे में पहुंची। तुमने इनको देखा? उसने उंगली से इशारा किया जहां दीवार पर फ्रेम में एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिस पर फूलों की एक माला टंगी हुई थी। तस्वीर उसी बूढ़े आदमी की थी। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इन्हें मरे हुए 5 साल हो गए हैं। उसकी आवाज़ गूंजी। क्या हुआ था इन्हें? मेरी आवाज़ अब भी घबराई हुई थी। पता नहीं, एक रात अचानक सोए तो फिर उठे ही नहीं। अगर ये मर चुके हैं तो फिर मैंने उन्हें कैसे देखा? बस थोड़ी देर पहले ही तो वो हमारे सामने थे। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो अक्सर ऐसे ही रातों को लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें नहीं देखा। देखिए प्लीज़, आप मेरा यकीन कीजिए। हमें सच में आपके बाबा ने ही यहाँ ठहराया था। वो हमारे लिए खाना भी ले आए थे। आपके कहने का मतलब, एक मरे हुए आदमी ने आपको दरवाज़ा खोला, फिर वो आपको खाना भी ले आए। देखो, मैं इस घर में अपने पति और बच्ची के साथ रहती हूँ। आज रात मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को यहाँ रहने दे रही हूँ, लेकिन सुबह होते ही तुम दोनों यहाँ से चले जाना। जी बहुत शुक्रिया आपका, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। तभी वहाँ बाल हाथ में लिए वही बच्ची आ गई जो मेरे कमरे की अलमारी में रो रही थी। ये मेरी बेटी पायल है। उसने पायल को पास बुलाया। वो अपनी माँ के पास आ गई। फिर उसने उसे गोद में उठाया। बच्ची एक तरफ उंगली से इशारा कर रही थी और उधर चलने की जिद कर रही थी। हम दोनों ही उसके साथ ही उधर बढ़े तो उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। कमरे में होल बहुत भयानक मंजर हमारा इंतज़ार कर रहा था। छत के बीचों बीच एक आदमी पंखे से लटका हुआ था। उम्र में वो लगभग दिलावर की बराबर ही होगा। वो औरत अब बदहवास सी उससे लिपट कर रो रही थी। वो उसका पति था। मैंने उसे उतारने में उसकी मदद की। फिर उसको चौंका के लाश बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी थी।
पता नहीं वो कब से वहाँ लटका हुआ था। मैं उन्हें वैसे ही छोड़ बाहर आया ताकि दिलावर को ढूंढ सकूं कि वो कुछ मदद करे। तो तभी बहुत कुछ बताना था। डर और घबराहट से मेरे दिल की हालत बहुत बुरी थी। आज मेरा पहली बार किसी आत्मा या भूत से पाला पड़ा था। मेरे दिमाग में अभी भी वही बूढ़ा चल रहा था। नीचे मैंने दिलावर को सब तरफ देख लिया था, पर वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया था। मैंने ऊपर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। नीचे की तरफ ऊपर भी 4 कमरे थे। एक शायद स्टोर रूम था। मैंने बारी बारी से 3 कमरे चेक किए, उनमें कोई नहीं था। अब चौथा और आखिरी कमरा बाकी था। मुझे लगा कि उसमें दिलावर पक्का होगा, लेकिन जैसे ही मैंने वो कमरा खोला, मैं डर से वहीं जम गया। अंदर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने भी मुझे देख लिया था। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त नीचे होना चाहिए था। देखो, मेरे पास मत आना। मुझे पता चल चुका है कि तुम मर चुके हो। मैं डरते हुए हकलाया। मैं मर चुका हूँ, उसने हैरानी से अपनी तरफ इशारा किया। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया और तुम मुझे ही मरा हुआ बता रहे हो। बूढ़े ने गुस्से से कहा, चलो निकलो मेरे घर से। अब मुझे लगा कि शायद मुझसे ही गलती हो गई है जो मैंने उस औरत की बात मान ली। आपकी बहू ने मुझसे कहा कि आप मर चुके हो। मैंने बहू पर जोर दिया। मेरी बहू ने कहा तुमसे। अब वो मुझे अजीब तरह से घूरने लगा। बहुत कमीनी औरत थी वो। जब तक जिंदा थी मुझे और मेरे बेटे को हमेशा परेशान करती रही। उसी की वजह से मेरे बेटे ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जिंदा थी मतलब? मेरी आवाज़ हलक में ही फंस रही थी। इतनी ठंड में भी मैं पसीने में भीग गया था। कुछ चोर घुस आए थे घर में। उन्होंने ही उसे और मेरे पोती को मार डाला। अच्छा हुआ मर गई, वरना मैं ही उसे मार डालता। लेकिन वो तो नीचे बैठी रो रही है। मेरे कहते ही वहाँ रोने की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होने लगी। उस आवाज़ में इतना दर्द था, ऐसा लग रहा था जैसे दिल फट जाएगा। मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। बूढ़ा अब लाठी टेकता हुआ नीचे उतर रहा था। मैं भी कांपता हुआ उसके पीछे ही चल दिया। वो बुरी तरह रो रही थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। तो तूने मरने के बाद भी इस घर का पीछा नहीं छोड़ा। मेरे बेटों को खाकर भी तेरा दिल नहीं भरा। बूढ़ा गुस्से से उस पर चिल्लाया। अपने बेटे को तुमने खुद मारा है। सारी ज़मीन जायदाद पर खुद कब्जा करके बैठे थे। हमें भिखारियों की तरह रखते थे। तुम्हारी वजह से इन्होंने फांसी लगा ली। देखो, मेरी वजह से? तुम खुद हर वक्त उसे ताने मारती थी। वो और क्या करता? मैं दरवाजे पर खड़ा उन्हें झगड़ते हुए देख रहा था। मेरा दिमाग अब तक सुन्न हो चुका था और पैर इतने भारी कि मुझसे हिला भी नहीं जाए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी नज़र सिर्फ मेरी ज़मीन जायदाद पर थी? तुमने इसलिए मेरे बेटे को फंसाकर उससे शादी की थी। बूढ़ा भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर वो बूढ़ा मेरी तरफ पलटा। देखो, इसने मेरे साथ क्या किया। उसने दोनों हाथ अपने सिर की तरफ बढ़ाए और अपना सिर अपने हाथों में उठा लिया। अब उसका बिना सिर वाला धड़ मेरे सामने था। दहशत से मेरी चीख निकल गई। तभी उस औरत ने अपना हाथ लंबा किया और उसका सिर अपने हाथों में ले लिया। उसका चेहरा भी अब बहुत भयानक हो चुका था। माथे के बिल्कुल बीच में गोली का सुराग था, जिससे आर पार दिख रहा था। फिर वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इतने में वो आदमी भी उठकर बैठ गया। उन सबके चेहरे बहुत ही डरावने हो चुके थे। उस आदमी ने अपनी आंखें खोली तो उनसे खून बहने लगा। मैंने पलटकर वहाँ से दौड़ लगा दी। मैं बहुत तेज़ भाग रहा था। सामने ही वो दरवाज़ा था जहाँ से हम अंदर आए थे। मैंने उसे खोलने की कोशिश की तो वो बाहर से बंद था। मैं वहाँ से भागकर ऊपर सीढ़ियों पर भागा। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। दिलावर का कुछ पता नहीं था। वही था जो मुझे इस वक्त उस चीज़ से निकाल सकता था, पर शायद इन लोगों ने उसे भी मार दिया था। अपनी मौत मुझे इस वक्त नज़र आ रही थी। मैंने खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया जिसमें मुझे वो बूढ़ा मिला था। उस कमरे में भी कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। मन ही मन में
दुआ मांग रहा था कि मैं यहाँ से ज़िंदा बच जाऊँ। तभी बाहर से दरवाज़ा पीटा जाने लगा और मुझे लगा जैसे मेरी सांसें ही रुक गई हो। दरवाज़ा अब भी बाहर से खटखटाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब किसी भी पल वो सारे मुर्दे अंदर आ जाएंगे। वहाँ उस कमरे में ज़्यादा फर्नीचर तो नहीं था, बस एक पलंग था और एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ और 2 छोटे स्टूल भी थे। मैंने मेज़ कुर्सियाँ सब दरवाजे के सामने लगा दिए, पर मैं जानता था कि ये दरवाजे इंसानों को रोक सकते हैं, आत्माओं और चुड़ैलों को नहीं। डर के मारे मैं पलंग के नीचे घुस गया। थोड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया जाता रहा, फिर आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं अभी भी पलंग के नीचे ही था। कुछ देर तक मैं ऐसे ही रहा। फिर मैंने सोचा आखिर मैं यहाँ कब तक छुपा रहूँगा, वो मुझे ढूंढ कर मार ही देंगे। पर मरने से पहले कम से कम मुझे एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। यही सोचकर मैं पलंग के नीचे से निकला और बाहर आ गया। मैंने दरवाजे के पास कान लगाकर बाहर की आवाज़ सुनने की कोशिश की कि बाहर अब सन्नाटा था। किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी वहाँ पर एक डर तो था कि क्या पता ये मुझे फंसाने की कोई चाल हो। मैंने बहुत ही सावधानी से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। अभी मैं बस थोड़ी दूर ही चला था कि मुझे सीढ़ियों पर वही छोटी बच्ची बैठी दिखाई दी। उसने अपने सारे बाल आगे अपने चेहरे पर डाल रखे थे। वो उन बालों से खेल रही थी जिसे वो ऐसे ही कहीं भी फेंक देती थी और फिर वहीं बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर वापस भी ले आती थी। किसी भी आम इंसान की ये देखकर वहीं मौत हो जाए। पर मैं तो यहाँ इससे भी बुरा और भयानक देख चुका था। उससे बचकर नीचे जाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं सांस रोके खड़ा रहा कि शायद वो हट जाए। वो कुछ देर तो ऐसे ही खेलती रही, फिर किसी जानवर की तरह अपने चारों हाथ पैरों से नीचे उतरने लगी और फिर एक तरफ अंधेरे में जाकर कहीं गायब हो गई। मैं अब सांस रोके नीचे उतरा। ठीक उसी पल लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा हो गया। अब मुझे सच में बहुत डर महसूस हुआ। ऐसे लगता था जैसे कहीं ये 2 हाथ आ जाएंगे और फिर मेरा गला दबा देंगे। मैं मरना नहीं चाहता। मैंने फिर से दिल में दोहराया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि क्या पता इस बार दरवाज़ा खुला हुआ मिल जाए। मैंने अभी एक कदम भी नहीं बढ़ाया था जब सामने वाले कमरे का दरवाज़ा बहुत भयानक आवाज़ के साथ खुला और उसमें से वही बूढ़ा बाहर आया। उसने अपना सिर अभी भी अपने हाथ में ले रखा था और उसके दूसरे हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी और उस लालटेन की रोशनी में वो इतना भयानक लग रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाकर खुद को चीखने से रोका। पर अब एक बात और होने वाली थी। बूढ़ा धीरे धीरे से उसी तरफ आ रहा था जिधर अंधेरे में मैं छुपा खड़ा था। अब मुझे जल्दी ही कुछ करना था, वरना वो थोड़ा और आगे आता तो लालटेन की रोशनी मुझ पर पड़ जाती। मैं अंधेरे में ही धीरे धीरे पीछे को खिसकने लगा और अपने पीछे मौजूद दरवाजे के अंदर खुद को घसीट लिया और फिर तेज़ी से उठकर दरवाजे को बंद कर दिया। ठीक इसी पर लाइट आ गई। ये वही कमरा था जिसमें उस बूढ़े ने हमें ठहराया था। मैंने ये सब कर तो लिया था, पर अभी भी मैं पूरे पसीने से भीगा हुआ था। घबराहट मेरे ऊपर सवार थी। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी। सामने पलंग पर दिलावर बैठा था। उसे वहाँ सही सलामत देखकर मैं खुशी से भागकर उसके गले लग गया था। कहाँ चले गए थे तुम? पता है मैंने यहाँ क्या क्या देखा है? तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन पहले यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा। मैं अपने ही कहे जा रहा था, जबकि दिलावर सिर झुकाए बैठा था। फिर उसने हल्की आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम क्या कर रहे हो दिलावर? ये समय तुम्हारे रोने का नहीं है। जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो हम दोनों यहीं मारे जाएंगे। ये लाशें हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी और हमारे पास तो इनसे बचने का बस एक ही तरीका है कि हम कैसे भी करके यहाँ से भाग जाएं। चलो जल्दी करो। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटने की कोशिश की। उसके रोने में अब और भी तेज़ी आ गई थी, लेकिन वो वहाँ से हिल भी नहीं रहा था। मेरे हाथों में उसका हाथ था
जो बर्फ़ जैसा ठंडा था। मैंने घबराकर उसका हाथ छोड़ दिया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। मैं नहीं जा सकता, मैं कहीं भी नहीं जा सकता, उसने अजीब सी आवाज़ में कहा। लेकिन क्यों नहीं जा सकते? मैंने उसे देखा। देखो इन्होंने क्या किया है मेरे साथ। उसने नीचे हाथ किए और अपने दोनों घुटनों को घुमाकर पैर अलग करके मेरे सामने कर दिए। देखो अर्जुन, जब मेरे पैर ही नहीं हैं तो मैं कैसे जाऊंगा? क्या तुम मुझे अपने पैर दे दोगे? नहीं, तुम नहीं दोगे। उसने फिर उसी तरह से अपने दोनों हाथ भी अपने शरीर से अलग कर दिए। बिना हाथ पैरों का दिलावर पलंग पर मेरे सामने बैठा था। उसकी आंखों से आंसू निकलना अब बंद हो गए थे। अब वो हंस रहा था। बहुत क्रूर हंसी थी वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया था। मैं इतने टाइम से उन सब से लड़ रहा था, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अब जैसे मैं बिल्कुल टूट गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि अब मैं बच पाऊंगा। मुझे महसूस हो रहा था कि इस घर की वो सारी बुरी आत्माएं मुझ तक बस पहुंचने ही वाली हैं। मैं अपने आसपास उनके आने की आहट सुन रहा था। वो सब मेरे सिर पर पहुंच चुके थे। मेरी मौत अब तय थी। मेरी आंखों के सामने मेरे सारे घर वालों के चेहरे घूम रहे थे। कितना प्यार करते थे सब मुझसे। आते हुए किस तरह बार बार माँ अपनी आंखें साफ कर रही थी। बाबा ने कितनी बार मुझसे अपना ख्याल रखने को कहा था। मेरे छोटे भाई बहन, मैंने कसकर आंखें बंद बंद कर ली। अब बस किसी भी वक्त मेरी रूह मेरी जिस्म का साथ छोड़ने वाली थी। फिर शायद मैं भी इसी घर में इनकी तरह आत्मा बनकर भटकता रहूँगा। मैंने अपने सामने खड़े उन शैतानों को देखा और फिर अचानक ही पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने उन्हें धक्का दे दिया। कुछ देर ही हुई थी, मैं उनके बीच से निकलकर दरवाजे तक गया। दरवाज़ा अभी भी बंद था। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पीट डाला कि शायद कोई आसपास हो और मेरी आवाज़ सुनकर यहाँ आ जाए। मैंने मुड़कर देखा, वो सब मेरे पीछे आ रहे थे। कुछ मिनटों में खेल ख़त्म होने वाला था कि तभी दरवाज़ा खुद ही खुल गया और इससे पहले कि मैं कुछ समझता, अंधेरे कोने से एक हाथ बाहर आया और मुझे उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी बॉल उठाकर फेंका करती थी। मैं दरवाजे से बाहर बहुत दूर तक लुढ़कता हुआ गया था। आखिरी बार बेहोश होने से पहले मैंने उन सबको दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखा था। शायद वो उससे आगे नहीं आ सकते थे। उनके पीछे अंधेरे में खड़ा वो साया भी था जिसकी वजह से मैं इस वक्त ज़िंदा था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने ऊपर किसी को झुका हुआ पाया। इस वक्त सुबह का सूरज निकला हुआ था। चारों तरफ धूप निकली हुई थी। बहुत रोशन और चमकदार सुबह थी, या फिर मुझे ही लगी थी सुबह। उधर गुजरने वाले कुछ लोगों ने मुझे बेहोश पड़ा देखकर पुलिस को कॉल कर दी थी। उन्होंने वहाँ अक्सर लाशें पड़ी हुई देखी थी। मुझे भी मरा हुआ समझकर वहाँ लोकल थाने में खबर कर दी गई थी। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि रात को मैं जिस जगह को घर समझ कर रुका था, दिन के उजाले में वहाँ सिर्फ एक खंडर ही था जिसमें न अब ठीक से छत बची थी और न दीवारें। मेरा सामान भी वहीं आसपास ही रखा था। मेरी कहानी सुनकर लोग मुझे खुशकिस्मत बता रहे थे जो वहाँ से बचकर निकल गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।